दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, पिछला करीब 1.5-2 महीना देश में एक दुस्वप्न की तरह गुजरा है। जिस तरीके से जंतर मंतर और देश के और कई हिस्सों में जैन जी युवाओं का आंदोलन चला और उसको दबाने के लिए जिस तरीके से छात्र छात्राओं पर पुलिसिया दमन चला और उसका आरोप सारा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर लग रहा है। दोस्तों, अभी ये आग शांत भी नहीं हुई थी और जो आयोजन करता थे या आप कहें कि जो अभिजीत दीपके की टीम थी, उनके साथ जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं किए गए और पुलिसिया अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी भी FIR लिखी जा रही हैं और पुलिसिया जुल्म युवकों पर जारी है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही दोनों पक्षों में समझौता हुआ था और उस समझौते को तत्काल ही लागू कर देना चाहिए था और ऐसी शिकायतें मिलनी नहीं चाहिए थी जो युवा संगठन या CJP के नेताओं को, युवाओं को, छात्रों को के साथ हो रहा है। दोस्तों, एक और बात जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक और बड़ी बात सरकार की तरफ से निकल कर आई है कि अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं और वो सीधे आरोप मोदी जी और अमित शाह जी पे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, या तो आप भाजपा में शामिल हो जाओ परिवार सहित, वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस पर अभिजीत दीपके ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है। उनका कहना है कि मैं मोदी जी के और अमित शाह जी के पोते की उम्र का हूँ और मुझको भी ये धमका रहे हैं, मुझे भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं उनकी उंगलियों पर नाचूं और भाजपा में शामिल हो जाऊं, अपने साथियों को धोखा दूं। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या अब तो डाउट होने लगा है, क्या वाकई हम किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? असहमति, सवाल पूछने की आज़ादी और विरोध का अधिकार। लेकिन क्या भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में अब सवाल पूछना खतरे से खाली नहीं रहा है? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके का दावा है कि उन्हें किसी राजनीतिक दल की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं कि या तो पार्टी में शामिल हो जाओ, पार्टी का हिस्सा बन जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक अभिजीत दीपके का नहीं है, एक्टिविस्ट का नहीं है। सवाल उस देश के जैन जी का है, उस युवा पीढ़ी का है जो रोजगार, नीति और अपने अधिकारों पर खुलकर बोलना चाहती है। आखिर विरोध की आवाज़ उठाने पर दबाव की ये कैसी राजनीति है? दोस्तों, आरोपों में कितनी सच्चाई है इसमें कहने की ज़रूरत नहीं रह गई है, जब कैमरे के सामने अभिजीत दीपके ने सरेआम पूरे देश के सामने अपनी धमकियों का ब्यौरा मीडिया को दिया है। दोस्तों, आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस घटना ने देश के सियासी और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, पहला सवाल, क्या सत्ता या किसी भी बड़े संगठन के सामने उठने वाली हर आवाज़ को बल के
बल प्रयोग से दबाया जा सकता है या दबाना चाहिए। दोस्तों, जिस युवा आबादी के दम पर देश विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, अगर वही युवा अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करे तो इसका असर लोकतंत्र पर क्या पड़ेगा, ये इन भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध की आज़ादी देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी सत्ता ने जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, तब तक लोकतंत्र की बुनियाद हिली है। यदि किसी युवा एवं एक्टिविस्ट को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, सीधे तौर पर कानून और व्यवस्था का बन जाता है। ऐसे मामलों में सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस करने से काम नहीं चलेगा। निष्पक्ष पुलिस जांच, FIR और न्यायिक हस्तक्षेप से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ FIR लिखेगा कौन? और आज के जो हालात हैं, उन हालातों में भी ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि अदालतों से भी उन्हें न्याय मिल सकेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। दोस्तों, आज देश के युवाओं और आम जनता के बीच एक अजीब सा असंतोष और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जब किसी देश के अंदरूनी लोकतंत्र या विरोध की आवाज़ादी पर सवाल उठते हैं तो साख पूरे देश की प्रभावित होती है। लेकिन याद रखिए, भारत का लोकतंत्र किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक एजेंसी के भरोसे पर नहीं टिका है। इस देश की असली ताकत यही है कि जागरूकता, जनता और युवाओं का वोट देने का अधिकार है। हिंसा या अराजकता किसी समस्या का हल नहीं हो सकती, लेकिन संवैधानिक तरीकों से अपनी आवाज़ बुलंद रखना ही इस देश को सही दिशा में ले जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देश की असहमति की जगह लगातार सिमटती जा रही है, या फिर इन मामलों में राजनीति ज़्यादा और सच्चाई कम होती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, खबरों के पीछे का सच और सियासत का हर रूप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सियासत हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि सरकार ने देशव्यापी युवाओं के, जैन जी के इस आंदोलन से भी कुछ शायद नहीं सीखा है। और दोस्तों, ये कितनी बड़ी घटना है कि इस आयोजन को खड़ी करने वाली टीम के मुखिया अभिजीत दीपके को ही सरकार, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं अमित शाह और मोदी जी पर कि उनको क्या ये शोभा देता है जो मैं उनके पोते की उम्र का हूँ और मुझे वो धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे परिवार को धमकियाँ दे रहे हैं। दोस्तों, ये देश लोकतंत्र की राह पर ऐसे कैसे चलेगा? और जो देश में हालात बन गए हैं, अदालतों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद देश की जनता को नहीं रही है। और पुलिस अत्याचार जिस तरीके से इस आंदोलन में देखा गया, उसकी मिसाल बहुत कम ही मिलती है। किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को सरेआम पीटा गया, गुंडों से पिटवाया गया, उन पर पहले गन की बौछार की गई, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रचे गए, पत्थरों से भरा ट्रक भी मंगाया गया जिससे कि आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाए। एक कार, टूटी फूटी कार को भी खड़ा किया गया और यहाँ तक देखा गया कि कई पुलिस वाले गाड़ियों में खुद पत्थर मार कर तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे आंदोलनकारी युवाओं को दोषी ठहराकर उन पर गोलियां चलाई जा सकें या सख्ती की जा सके, उन पर लाठियां बरसाई जा सके। लेकिन दोस्तों, ये जो सरकार कर रही है, जो दमन का रास्ता इस सरकार ने अपनाया है और समझौते के बाद भी इन्हें अकल नहीं आई है, ये बीजेपी और बीजेपी की नेताओं और सत्ताधारी लोगों को मामला भारी पड़ सकता है। जब जब भी देश के युवाओं से सत्ता टकराई है,
आमतौर पर सत्ता को हार का मुंह देखना पड़ा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए और मेरा ये दावा है कि सरकार ने इस आग को यही नहीं रोका तो ये देशव्यापी आंदोलन बन सकता है जिसमें गोलियों की बौछार होगी, लोग मारे जाएंगे, हमारे नौनिहाल मारे जाएंगे। पुलिस के जवान भी हमारे अपने समाज का हिस्सा है, उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, उन पर भी हमले हो सकते हैं। जब युवाओं पर हमला होगा और पुलिस अत्याचार करेगी तो बदले में देश का युवा भी शायद चुप ना बैठे। लेकिन दोस्तों, देखने की बात यह है कि किस तरीके से देश के युवाओं ने महीने भर संयम बरता और शांतिपूर्ण आंदोलन को शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार ने ही विघटनकारी बनाने की कोशिश की और हिंसक बनाने की कोशिश की। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं रह गया है जिस तरीके के वीडियोज देश के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि सरकार को अब सत्ता के दम्भ में डूबकर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए और जिस तरीके से वो अभिजीत दीपके को या उनके साथियों को धमकी दे रहे हैं और उसी तर्ज पर उन्होंने जो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ पिछले वर्षों में ज्यादतियाँ की हैं और उनको डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया है, पूरा देश देख रहा है कि ये सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चलेगा। और दोस्तों, ये कहते हुए कि सरकार को सुधारनी चाहिए और उन्हें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे देश में पुनः इस तरीके का कोई आंदोलन युवा खड़ा करें और सरकार, सत्ता और देश के युवा आमने सामने आए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।